प्रभात के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में। और मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो मेरी गुरु हैं। उन्होंने आज आके मुझे बहुत गौरवान्वित किया है कि वो इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए आई हैं। उनका छोटा सा परिचय है। उनका नाम है सुषमा सराफ। कानपुर में पैदा हुई। मिठास उनकी भाषा में वही मिठास है जो हमारे पूरब की होती है। रहती वो कैलकाटा में है। बहुत सारी विधाओं पे उनकी अपनी बहुत गहरी पकड़ है। बहुत कुछ सीखा उनसे। जो सबसे सुंदर चीज सीखी है वो हमने सीखा, जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। वो लाइट लैंग्वेज बोलती है। बहुत से लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आज वो हमको ये भी बताएंगी कि लाइट लैंग्वेज क्या होती है। और भी बहुत सारी विधाएं हैं जो हम उनसे धीरे 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 जानेंगे। वो चैनलिंग करती हैं। और बाकी तो दर्शकों हम उन्हीं के मुंह से जानना चाहेंगे। तो वेलकम सुषमा जी। आपका बहुत 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 धन्यवाद मुझे गौरवान्वित करने के लिए। थैंक यू लेखा जी। और थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और जो भी मैं जानती हूँ, आई एम रेडी टू शेयर। एंड थैंक यू फॉर इनविटेशन। थैंक यू सो मच। तो पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप लाइट लैंग्वेज के बारे में बताइए कि वो समझे कि क्या है। और दर्शकों, एक चीज मैं आपसे वो शुरू करने इसके पहले कहना चाहती हूँ कि जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज होती है, जो भी हम सीखते हैं या हम दूसरों के ऊपर करने की कोशिश करते हैं, उसमें पहले अपने ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। अगर आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है तो किसी के ऊपर मत ट्राई करिएगा कभी। ये भी शिक्षा इन सुषमा जी से हमने लिया है। और वो इसीलिए मास्टर हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज के ऊपर विजय प्राप्त करी है, मास्टरी करी है। तब वो हम लोगों को सिखाती है। तो अब सुषमा जी बताएंगे हमें। थैंक यू लेखा जी। दोस्तों, लाइट लैंग्वेज मेडिटेशन। जब हम लाइट लैंग्वेज की बात करते हैं तो जैसे लैंग्वेज मतलब भाषा, तो हम लोगों की भी एक दूसरे से बात करने की और समझने की भाषा है। जैसे मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ आ रहा है। इसी तरह से इस दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी, और उनका भी बात करने का और अपने आप के बारे में बताने का एक तरीका और माध्यम है, वो भी भाषा ही है। तो लाइट लैंग्वेज में क्या करते हैं कि जैसे हमारी अपनी भाषा है, वैसे ही और भी यूनिवर्स में जो लोग रहते हैं, जो और भी मास्टर्स हैं, उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसीज और भाषा है। तो जब हम उनके साथ जुड़ते हैं, जब हम उनके साथ ध्यान में जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, हम जब उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उनकी भाषा बोलने लगते हैं। तो जब हम लाइट लैंग्वेज बोलते हैं तो अगर हम अपने लॉजिकल माइंड के हिसाब से सोचेंगे तो वो कोई भी मीनिंग नहीं रखता। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पर आके कोई मैंडरिन बोलने लगे, है ना, या फिर मान लीजिए तेलुगु या तमिल बोलने लगे, तो अगर हमको वो भाषा नहीं आती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे प्रोसेस नहीं कर पाता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आता। तो इसी तरह से ये भाषा भी कॉन्शियसली जब हम सुनते हैं तो हमें भले समझ में कुछ नहीं आती, लेकिन इन भाषा की बहुत एक हायर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे म्यूजिकल टोन्स होते हैं अलग अलग, तो उनको आप ऐसे समझा नहीं सकते कि उन टोन्स का मतलब क्या है, लेकिन उन टोनिंग और उन वाइब्रेशन से आपको कंपन महसूस होता है। तो इसी तरह से जब ये भाषा के साथ हम ध्यान करते हैं तो ये हमारे डायरेक्टली हमारे सेलुलर लेवल्स पे, हमारे डीएनए लेवल्स पे काम करती है। तो इसी से ये हमारी जो आत्मा है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो इस भाषा को समझती है। तो इसीलिए इस भाषा के साथ काम करने में हम और जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो लाइट लैंग्वेज इज नन अदर देन इट्स जस्ट अ सोल लैंग्वेज। अगर आप एक आसान भाषा में बोलेंगे तो ये एक चेतना की आवाज है, जो एक चेतना जब वो दूसरी चेतना से आती है तो वो समझती है। तो दिस इज इन अ वेरी शॉर्ट। अगर आप एक कॉमन एग्जांपल से समझेंगे तो इट्स लाइक जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमें जो टोनिंग होते हैं, जो उसके रिदम या स्वर होते हैं, उनका ऐसे कोई मतलब नहीं होता। सा रे गा मा जो स्वर है ऐसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब उनको एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में गाया जाता है तो उससे भी बहुत हीलिंग होती है। इसी तरह से जब इस
भाषा के साथ हम जुड़ते हैं, जब हम लाइट लैंग्वेज के साथ ध्यान करते हैं, तो बहुत डीप डीप लेवल पे हमको कंपन महसूस होता है, जो हमारे डीप सबकॉन्शियस वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस करने में सक्षम होते हैं। तो सुषमा जी, आज आपने जो बात बताई, इससे जाहिर है कि लोगों के मन में एक उत्सुकता जागी होगी कि क्या हम इसको सीख भी सकते हैं या ये अपने आप गॉड गिफ्ट होता है। ये लेखा जी, ये मेरे लिए अपने आप खुला था। जी 2015 में मैं पिरामिड वैली में थी, बैंगलोर में, और वहाँ पे जापान के एक मास्टर थे, उनकी कार्यशाला चल रही थी डीएनए की। तो उसके दौरान, उससे पहले भी मेरी साधना थी, उस दौरान ही मेरे लिए ये एक नया आयाम खुला था। लेकिन मैं तो नहीं सिखाती कि कैसे लाइट लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है कि दूसरे लोग बोल सके। मैंने सुना है कि वेस्ट में कुछ मास्टर्स इसकी क्लासेस लेते हैं, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक लाइट लैंग्वेज। क्योंकि YouTube में मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं जो सिखाने की कोशिश में हैं, तो मुझे लगता था शायद ये साधना के द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उसका अलग अनुभव होता होगा, और इस तरह से सीख के शायद उतना परफेक्शन ना आ सके, या इतनी प्रैक्टिस करें तो शायद वो लोग भी कर सके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो लाइट लैंग्वेज बोलते हैं, उनके लिए वो खुद की ओपनिंग रही है, किसी ने राइट। भी सीखा नहीं है। जो मेरे ग्रुप्स में है, जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, या फिर जिन मास्टर्स को मैंने फॉलो किया, लाइक वन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया की हैं जूडी सतोरी, शीजा सब, ये पहली लेडी थी जिनको मैंने सुना था लाइट लैंग्वेज बोलते हुए। तो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं सुना कि जिन्होंने जो सीख के बोल रहे हैं। तो राइट। मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं नहीं करूँगी कर कि उसका सकते। क्या, कितना इफेक्ट होता है, नहीं होता है, क्योंकि जी जिन लोगों को मैं जानती हूँ, तो मैंने उन्हीं लोगों से जान पहचान है जिनके लिए उनकी खुद साधना से ये खुला है। जी। तो देखिए दर्शकों, ये एक बहुत बड़ी हमको सीख मिली है कि जो YouTube में बहुत सारी चीजें हम लोग हमारे लिए अवेलेबल होती हैं, वो हमारे लिए है या नहीं है, ये सोच समझ के उनके ऊपर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कई बार चीजें उल्टी भी पड़ जाती हैं। तो ये तो रही एक बात। अब आपको हम बताएं कि वो हम लोग अपना बचपन जो है बहुत जल्दी कुछ जुड़े भी रहते हैं, कुछ चीजें भूल भी जाते हैं, लेकिन वहां से कुछ चीजों को हम हमेशा कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी लाइफ में। उसको कैसे हील करना है, हमारे पितृ जो होते हैं, एंसेस्टर्स जिनको हम कहते हैं, उनको कैसे करना है, ये चीजें हमें लगता है कि पंडित जी ने पूजा कर दी और शायद उससे हमारे पितरों को हमने तर्पण कर दिया उनका, तो बात पूरी हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके बारे में सुषमा जी बहुत सुंदर क्लासेस लेती हैं और बहुत ज्ञानी है, वो हमको बताएंगी इसकी क्यों जरूरत है और इसे किस प्रकार से करना चाहिए। जो आपने बचपन के लिए बात करी लेखा जी, उसको हम लोग इनर चाइल्ड हीलिंग के नाम से जानते हैं, जी और ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ हीलिंग है, बहुत से लोग जानते हैं, और बहुत सारे मास्टर्स हैं जो इसको कराते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग में मतलब ये होता है कि जब हम बचपन में बड़े होते हैं, तो जो हमारा बालपन होता है, जो हमारा बाल मन होता है, वो बहुत ही उस वक्त इनोसेंट होता है, हम बहुत इनोसेंट होते हैं। तो हमारी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो जाए, तो उस मन को, जब वो छोटे से मन को चोट लग जाती है, तो वो ऊर्जा वहीं की वहीं रुक जाती है। हमको लगता है वो सच ही था, इसीलिए किसी ने ऐसा बोला। स्पेशली हमारे माँ बाप का, या जो हमारे केयर टेकर्स होते हैं, लाइक हमारे कोई टीचर्स जिनके साथ हम बहुत रोज में मिलते हैं, या हमारे घर में हमारे दादी दादा या चाचा चाची जिनके साथ हम बहुत ज्यादा रहते हैं, उन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है एक बच्चे पे। तो जी वो लोग बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कमेंट्स दे रहे हैं, उस बच्चे के मन के ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ता है। पॉजिटिव कमेंट्स में तो कोई बुराई नहीं होती, उसके लिए हमें कुछ करना भी नहीं होता। जी अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा बेटा राजा बेटा है, तो कोई फर्क नहीं, अच्छा ही है, वो बच्चे के पास पॉजिटिव ही ऊर्जा जा रही है। लेकिन अगर हम जाने अनजाने कुछ ऐसा बोल देते हैं एक माता पिता कि उस बच्चे के अंदर मन में वो बात गहरी कर जाती है, तो हो सकता है वो बच्चे की ऊर्जा वहीं पर रुक जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी, एक रियल लाइफ केस स्टडी के, जी कि एक बच्चे को, एक छोटी सी बच्ची थी 3-4 साल की, और उसको डांस करने का बहुत शौक था, और बहुत खुश होके वो नाचती रहती थी अपने, और घर पे भी हमेशा नाचती खुशती चहकती रहती थी। एक दिन वो ऐसे ही नाच रही थी, और उसकी माँ घर पर आती है ऑफिस के काम से बाहर, तो दिन भर बहुत थकी हुई होती है,
और कुछ ऐसा ऑफिस में हुआ होता है जिससे उसका सिर बहुत दुख रहा होता है, और वो बच्ची गा रही है, नाच रही है, तो वो उसकी माँ जोर से चिल्लाती है कि तुम कितना बेसुरा गाती हो और कितना बेकार नाचती हो। और वो बच्ची छोटी सी एकदम फ्रोजन हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने ये क्या कह दिया, और वो वहीं उस दिन के बाद से वो नाचना और गाना छोड़ देती है। धीरे 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 वो एक शेल में चली जाती है, और जब वो बड़ी होती है तो उसको खुद को भी नहीं पता कि वो खुद क्यों लोगों से मिल नहीं पाती, कुछ अच्छा कर नहीं पा रही है जिंदगी में। फिर जब वो इन सेशंस में आई इनर चाइल्ड में, तो उन्होंने इस चीज को जब रिग्रेशन गए तब उसने देखा कि उसके साथ जब वो छोटी थी तब ऐसा हुआ था, जबकि वो भूल चुकी थी, उसको याद नहीं था कॉन्शियसली, उसके चेतन मन में उसकी कुछ भी याद नहीं थी। लेकिन अब चेतन मन में वो इतनी दबी हुई थी कि वो पूरी उसकी जो लाइफ थी उसी पे रूल करने लगी। तो जैसे आपने भी लिखा जी, जब आपने किया था तो आपने याद है आपने शेयर किया था कि मैं मुस्कुराती क्यों नहीं। मुस्कुराती नहीं। हाँ, बहुत तो बिल्कुल। अब ये बात अब इतना सीखने के बाद समझ में आ रहा है, नहीं तो लगता था शायद ये एक नॉर्मल बिहेवियर हो गया कि हम मुस्कुरा नहीं पाते, खुल के नहीं हंस पाते, लेकिन कारण समझ में आया तो अब मैंने मुस्कुराना भी शुरू कर यस। तो इसी तरह से दिया। इस हीलिंग में हम लोग अपने जो पास्ट मेमोरीज हैं बचपन की, जहाँ पे हमारी ऊर्जा बहने से रुक गई है, उस पे जाके अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और वहां पे जाके उस छोटे से बच्चे को जो वहीं पर उतना ही बड़ा है, जो वो लड़की भले ही हो गई 17 साल की, लेकिन अभी भी 3-4 साल का बच्चा उसमें जीवित है। इस तरह करके ऐसी बहुत सारी यादें जिस उम्र में जब हमने अपने मन के अंदर बैठा ली है, वो अभी भी जीवित हैं उस बच्चे के रूप में। तो इनर चाइल्ड हीलिंग में हम उस ऊर्जा में वापस जाते हैं, उस बच्चे से बातचीत करते हैं, उस बच्चे को बताते हैं कि जब वो हुआ था तो भले ही जिस वक्त हुआ तो वो उस वक्त छोटा था और उसने उस बात को सच मान लिया, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, तो अब मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए उस छोटे बच्चे का। तो अब इट्स ओके टू स्माइल, जैसे आपके लिए था, भले ही बचपन में बोला गया कि इतना हंसने की, हर वक्त हंसने की क्या बात है, इतना दिन भर क्या हंसना है, लेकिन अब इट्स ओके टू स्माइल, अब हम बड़े हो गए हैं, हंसना अच्छी बात है, हम उस बच्चे को बोल सकते हैं। तो इस तरह से वो हीलिंग होती है। जी, तो दर्शकों देखिए, एक चीज तो अब समझ में आया कि जब हम बड़े हो गए और अगर हमारे अंदर कोई ऐसी कुंठा बैठी हुई है तो उसकी हम हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये है कि अगर अब आप जैसे माँ बाप हैं तो आप अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं, उनके साथ ऐसे किसी भी कटु शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो उनके भोले मन के ऊपर बहुत दुखदाई स्थिति में आ जाए। और वो बच्चा फिर कहते हैं हमारा बच्चा इंट्रोवर्ट है, बोलता नहीं है, लेकिन उसके बचपन में ऐसे कोई भी चीज ना बोले कि जो उसको कुंठित करे, जैसे कि आप हो चुके हैं। तो अपनी भी हीलिंग करें और अपने छोटे बच्चों के साथ बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इतनी बड़ी बात आज हमको पता चली है। तो सुषमा जी, अब हम आपसे थोड़ा सा जो पितरों के बारे में बहुत मिसकॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के पास, या लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनसे उनके साथ कैसे हमें करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, या पंडितों के ही चक्कर में पड़ा रहना चाहिए? एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज हैं तो ही हम हैं, अगर वो नहीं होते तो हम होते ही नहीं। जी। मेरे माँ बाप हैं, उनके माँ बाप हैं, तभी हम हैं। तो सबसे पहले एंसेस्ट्रल हीलिंग में हम लोग उन इंटैंगलमेंट्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पूर्वजों से हमारी पूरी एंसेस्ट्रल लाइन में चलते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों को हमसे कुछ चाहिए नहीं, ना ही उनको हमसे कपड़े चाहिए, ना ही उनको हमसे खाना चाहिए। उनको सिर्फ चाहिए हमसे तो वो एक्नॉलेजमेंट, वो हमारे एप्रिसिएशन की, हाँ वो ग्रेटफुलनेस कि वो है हमारी फैमिली का हिस्सा है, उनकी वजह से हमारी फैमिली चल रही है। तो व्हाट हैपन व्हेन वी एक्नॉलेज देम, तो हीलिंग ऑटोमेटिकली हैपन। और इसमें एक बात और होता है कि हम लोग जो हमेशा कहते हैं कि हमारे जीन्स में है, हमारे डीएनए में है, तो कैसे है हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में? जी। हमारे माँ से आए होंगे या हमारे पिता से, हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप के, उनके माता पिता से। तो
तो इसका मतलब हमारी जीन्स में हमारे दादा दादी का, नाना नानी का, है ना, पर नाना पर नानी का, कितनों लोगों का भी हमारी ऊर्जा क्षेत्र में उनकी ऊर्जा हो होती सकती है है। जी। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी, अगेन हीलिंग मतलब क्या, जहाँ पर दर्द है वहीं पे ठीक करना है ना। अगर जी मेरे को यहाँ चोट लगी है तो हम यहीं पे दवाई लगाएंगे, अगर ये हाथ ठीक है तो हम यहाँ तो दवाई लगाएंगे नहीं। जी तो सेम विद एनी काइंड ऑफ हीलिंग, जितनी भी हम लोग, चाहे इनर चाइल्ड के लिए जाएं, चाहे एंसेस्ट्रल जाएं, चाहे वूम्ब हीलिंग जाएं, चाहे हम लोग डीएनए के लिए जाएं, सब में क्या है, जहाँ पे दोष है, जहाँ पे ठीक नहीं है, जहाँ पे पेन है, वहाँ ठीक करना है। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग में भी क्या होता है कि हमारे पूर्वजों की भी अपनी एक सोच थी, अपनी धारणाएं थी। जी तो कभी कभी वो धारणाएं, वो सोच हमारे जीन्स में ट्रैवल करती जाती हैं करती जाती है। और हमको पता नहीं चलता कि मुझे लगता है ये तो मेरी बात नहीं है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, या मैं तो ऐसा नहीं सोचती, फिर भी हमारे जीवन में हमें उसके इफेक्ट से, हमें उसके कारण हमारे जीवन में कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो धारणाएं जो मेरे काम की नहीं है, जो बिलीफ सिस्टम, जो ऊर्जा जो मेरे पितरों की थी, जो मेरे एंसेस्टर्स की थी, जो मुझे अब नहीं चाहिए, तो उन एनर्जीज को हम एंसेस्ट्रल हीलिंग में वो रिलीज करते हैं। इट्स लाइक अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस, इसमें कोई अंधविश्वास वाला बात नहीं है, इट्स जस्ट वेरी साइंटिफिक। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, हम लोग सब कुछ जानते हैं कि सभी कुछ ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, सिर्फ उसका रूपांतरण किया जाता है। हमने सबने साइंस में पढ़ा है। तो अगर कोई ऊर्जा, कोई धारणा हमारे एंसेस्टर्स की अगर हमारे ऊर्जा क्षेत्र में फंसी हुई है, या हमारी ऊर्जा क्षेत्र में वो फ्लो नहीं होने दे रही है, तो हम उस ऊर्जा को वापस अपने भले के लिए रूपांतरित कर देते हैं। कर सकते हैं तो उसको। इसमें है एंसेस्ट्रल हीलिंग, इसको हम लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग ये कर्म कांड में पड़े रहते हैं, अगर वो ना करके हम उनके प्रति ग्रेटिट्यूड करें या उनसे हम फॉरगिवनेस करें, इस तरह की चीजों को करें और समझें कि जो कुछ भी ब्लॉकेज हमारी जिंदगी में आ रहा है, जैसा पंडित लोग कहते हैं पितृ दोष है आपका, इसलिए आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, ये एक बहुत ही नॉर्मल सा फिनोमेना होता है। तो ये मतलब दर्शकों समझिए इस बात को, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि शायद मैं सही कह रही हूँ कि ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस ये जो चीजें हैं, इससे हम उबर सकते हैं उससे। यस, हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में कोई भी चीज, इन दो चीजों से अपने जीवन में हमेशा के लिए बदल सकते हैं, कृतज्ञता और क्षमा। अगर मान लीजिए हमने अपने एंसेस्टर्स को, कभी हो सकता है हमने नहीं किया, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपने दादा दादी को कोई चीज के लिए दुख पहुंचाया है, तो अगर उन्होंने भी पहुंचाया है, उनकी भी ऊर्जा अगर हमारे एनर्जी ऊर्जा केंद्र में है, तो अगर हम माफी मांगते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे से ही शुरू होता है, हमारे से ही खत्म होता है, तो जब हम अपने आप को ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी टाइमलाइन ठीक होने लगती हैं। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस बहुत 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 एक बड़ी ऊर्जा है हमारे जीवन में, जिससे हम अपने कैसे भी कर्म हो, कुछ भी हो, उसे हील कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने। एक आपने चीज और कही, वूम हीलिंग की बात। तो वूम का मतलब तो वो हुआ कि जो बच्चा शायद गर्भ में है माँ के, उसकी हीलिंग की बात आप कर रही हैं क्या? दोनों ही की बात कर रहे हैं, जब हम अपने माँ की गर्भ में थे, जी या फिर हमारे बच्चे हमारी हमारी गर्भ में गर्भ थे, में थे। दोनों ही केस में हमारे, क्योंकि हमारे ये कुछ नया नहीं है, हमारे महाभारत में अभिमन्यु का है इसके, और ऐसे बहुत सारे, हनुमान जी का भी है, जब जी जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे। तो ऐसे करके बहुत सारे किस्से हैं जिसमें बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो माँ की सोच का एक बच्चे के ऊपर कितना असर पड़ता है। तो वूम हीलिंग में हम लोग यही करते हैं कि जब एक बच्चा माँ की गर्भ में था, तो वो अपनी माँ की सोच से प्रभावित नहीं हो, पहला चीज। दूसरा चीज, कभी कभी हम गर्भ में गर्भपात जैसे कुछ ऐसे अपराध कर बैठते हैं, जाने अनजाने। बहुत सी लेडीज है जो एबॉर्शन करा लेती हैं, बच्चा नहीं चाहिए, या अनटाइमली हो गया, या कोई भी रीजन, या समटाइम्स हमारे खुद के मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो ये जितनी भी ऊर्जा होती है, ये हमारी ऊर्जा आगे, वो जो बच्चा है वो जाता नहीं है, वो वहीं का वहीं टिका रहता है। तो अगेन वूम हीलिंग में
ये सब ऐसी जो भी ऊर्जा है जो गर्भपात के दौरान या मिस कैरेजेस के दौरान हमारे ऊर्जा क्षेत्र में ही रह गई है, उनको ठीक करते हैं। ये और तो साथ बहुत में हाँ जी, ये तो बहुत ही आप ऐसे मतलब बात कह रही कि ये तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है कि अबॉर्शंस कराना। तो इसका मतलब है कि वो ऊर्जा बराबर उनके साथ रहती, तो उनको यस, वो ऊर्जा जाती नहीं। नहीं जाती है तो। और फिर जो वो आगे आने वाले बच्चे होते हैं उन पे भी इम्पैक्ट डालती रहती है, जिनको हम लोग हमेशा बहुत से लोगों ने एक कॉन्सेप्ट नहीं सुना होगा, उसको हम लोग ट्विन सोल के नाम से जानते हैं। तो क्या ओके। होता है कि वो बच्चा जो कभी कभी बहुत से लोगों के साथ ऐसा उन्हें लगता होगा कि वो दोहरी जिंदगी जी रहे, या फिर एक जन का बोझ नहीं है उनकी लाइफ में, उन्हें लगता है उन्हें दो जन की जिंदगी जी रहे। तो जब ये अगर ऐसा महसूस होता है तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि जो मदर ने मिस कैरेजेस एक्सपीरियंस किया हो या एबॉर्शन किया हो, वो ऊर्जा अगर उस बच्चे के साथ अभी भी जुड़ी हुई जो बच्चा बाद में पैदा हुआ उसके साथ में वो जुड़ी रह जाती है। जुड़ी रह यानी जाती ये तो वाकई में इतनी डराने वाली बात है कि हमको इस तरह का ज्ञान कहीं कोई देता ही नहीं, समझते ही नहीं कि हम लोग को ये काम नहीं इस तरह के करने चाहिए। और अगर हो भी गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए अब? तो वही फिर वूम हीलिंग या फॉरगिवनेस। वूम हीलिंग आपको एक सही तरीका देती है, कारण मतलब कैसे करना है, उस बच्चे को अलग करना, उस बच्चे की ऊर्जा जो आपके साथ में, माँ के साथ में भी रहती है। अगर मान लीजिए हमारे बच्चे नहीं हुए और हमने अबॉर्शन करा दिया है, उसके बाद नहीं हुए, तो वो ऊर्जा फिर माँ के क्षेत्र में भी रहती है जैसे भी। तो जब भी हम मिसकैरेजेस या अबॉर्शन होते हैं तो हमारा जो गर्भास्थान होता है, हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक होने लगती है, क्योंकि हमने उस ऊर्जा का कहीं ना कहीं अनादर किया है। तो वूम हीलिंग इज जस्ट ऑलवेज अबाउट रीगेनिंग बैक योर क्रिएटिविटी। जो आपकी क्रिएशन और मैनिफेस्टेशन करने की क्षमता है, उसको वापस वापस जो जस्ट टू गेट इट बैक, वापस मिल जाए वो आपको, कि आप वापस से अपनी लाइफ में जो भी आप चाहें क्रिएट कर सके, जो भी आप चाहें मैनिफेस्ट कर सके। तो दिस इज अबाउट द वूम हीलिंग। दर्शकों, ये कितनी ज्ञान की बात है जिससे हम बिल्कुल ही अपरिचित थे। हम तो इसको एक नॉर्मल तरीका समझ रहे थे कि अगर बच्चा नहीं चाहिए तो हमने जाके अबॉर्शन करा दिया, या जैसे लड़कियों के साथ पता लगा कि लड़कियां हैं तो उनको मार दिया, कहीं भ्रूण हत्या जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हम करते आ रहे हैं वो कितना बड़ा अपराध है, वो आज समझ में आ रहा है। और अगर करा है या जीवन में ऐसी कोई घटनाएं घटित हुई हैं तो उसके लिए कम से कम अब अवेयरनेस हमारे अंदर, ये जानकारी मिलने के बाद होनी चाहिए कि हम अपने वूम रिग्रेशन करें और उस एनर्जी को अपने आप से अलग कर दे। नहीं तो जब हमारी रीबर्थ होगी, हम फिर इस दुनिया में आएंगे तो वो एनर्जी शायद हमारे साथ ही जुड़ी हुई आएंगी और फिर किसी न किसी प्रकार से वो हमें कष्ट जरूर देंगी, क्योंकि हमने उनका एक समय पे अनादर किया है। सही कह रही हूँ मैं सुषमा जी? यस, अगर वो ऊर्जा हमारे साथ रहती है तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा महसूस करते रहते हैं, आती किसी ना रहती किसी स्तर पर। हाँ, किसी न कि किसी। कहाँ पर किसका है, तो सबका एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, हम इन जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिपीटेटिव पैटर्न्स हम अपनी लाइफ में कुछ भी कोई चीज का देखते हैं, तो इट्स क्लियरली शोज कि वो कोई ना ऊर्जा कोई हमारे साथ अभी हमारे जुड़ी साथ में रह रही है। दर्शकों, इतना ही नहीं है, सुषमा जी की एक और बहुत बड़ी खूबी है, वो चैनलिंग करती हैं। ये चैनलिंग क्या होता है, थोड़ा सा संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को जरूर इसका भी ज्ञान दें। है। यस, चैनलिंग अगर हम एक आसान भाषा में समझेंगे तो एक रेडियो, जैसे एक रेडियो होता है और आपके आसपास में बहुत सारी तरह की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। आप उसको 104.8 में लगाते हो, उसका गाना बजने लगता है। 93.5 में लगाते हो, उसका गाना बजने लगता है। 98.3 का लगाते हो, उसका गाना बजने लगता है। रेडियो का इसमें अपने आप में कोई महत्व नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी है। है वो ट्यून करते हैं और वो गाना बजने लगता है। तो चैनलिंग भी ऐसे ही होता है कि जब हम एक क्लियर चैनल बन जाते हैं, जब हमारा कॉन्शियस माइंड में कम विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, एक एम्प्टीनेस होती है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी उन मास्टर्स के साथ जुड़ जाती है। मान लीजिए कभी 93.5 में वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनके साथ जुड़ गई, अगर ओशो 98.3 में वाइब्रेट करते तो उनके साथ जुड़ी। तो जैसे ही हमारी ऊर्जा उनके साथ जुड़ती है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो मैसेज हम सुन पाते हैं और बता पाते हैं। तो इसी को चैनलिंग कहते हैं।
तो इसके लिए तो बहुत साधना की जरूरत पड़ती होगी, बिना साधना के तो कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमने ध्यान करा कुछ कुछ महीनों कुछ सालों ध्यान करा तो ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ हमें प्राप्त हो गया है और हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं और हम सब कुछ प्राप्त कर लें और थर्ड आई मास्टर्स बन जाते हैं। तो ये सारे जो मिथ्स हैं इसको कम से कम एक संदेश दीजिए कि लोग किसी गलत फहमी में ना रहें और सही प्रणाली से जिए। पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी, चाहे चैनलिंग हो, चाहे लाइट लैंग्वेज हो, या कोई भी साइकिक गिफ्ट हमारे हो, जो लोग दूसरी दुनिया को देख पाते हैं, जिसे हम क्लेयर वॉइस बोलते हैं, क्लेयर ऑडियंस सुन पाते हैं, तो किसी भी पावर्स को लेके हमारे मन में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। वो अगर हमारी साधना जब हम करते हैं तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, ये सब ये होगा ही। इस जन्म में नहीं होगा अपने साथ तो अगले जन्मों में होगा, लेकिन होना ही है। जैसे एक बीज को आप बोते हैं और वो पेड़ बनेगा तो फल देगा ही देगा, इसको आप रोक ही नहीं सकते। तो वैसे ही जब हम साधना करते हैं तो ये कुछ भी जो ये स्पिरिचुअल उपलब्धियां जिसे बोलते हैं, ये होनी ही है। किसी की किसी तरीके से कोई चैनलिंग करेगा, कोई लाइट लैंग्वेज बोल रहा है, कोई लिखने लगेगा, किसी को दिखने लगेगा, कुछ भी, सबका अपना अपना अलग अलग रहेगा। तो पहला बात तो हमको इसके लिए हमको ऐसा होगा इसलिए साधना नहीं करनी है। हमें अपना ध्यान करना है, हमें अपनी आत्म उन्नति के लिए, स्वयं को जानने के लिए। तो अगर बाई चांस हमारी इस यात्रा में ये ऐसा हो जाता है तो वो भी ठीक है। हम उसको, उस गिफ्ट को विद द बेस्ट ऑफ कैपेसिटी, विद इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी यूज करेंगे। हम उस गिफ्ट का दुरुपयोग नहीं करेंगे। सो वी मस्ट नॉट यूज आवर साइकिक पावर्स एंड गिफ्ट्स टू हार्म अदर्स। कभी भी ऐसा, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर ऐसा हमारे पास कुछ है तो हम भूल के भी, सपने में भी किसी का उससे अहित ना करें। क्योंकि अगर जरूरत है तो खुल जाएगा, और नहीं तो बस अपनी साधना कीजिए। क्योंकि एट उस स्टेज पे पहुंच के जहाँ पे आपको स्वयं को जानना है और उससे मिलना है, तो वहां पे इन सब चीजों की कोई भी कीमत नहीं रह जाती। जैसे यहाँ पे हीरे और जैसे सोने की कीमत नहीं है उसकी नजरों में, तो उसकी नजरों में लाइट लैंग्वेज और चैनलिंग की भी कोई कीमत नहीं। दोनों ही इक्वली है दोनों। तो ना इससे अटैचमेंट हो, ना इससे अटैचमेंट। फोकस होना चाहिए खुद को जानने की। खुद को जानने खुल जाए हमारी यात्रा में तो इट्स गुड। एंजॉय कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, जो आपका काम है, दुनिया में आए हैं करने वो करिए। नहीं खुलता है तो मन में लालच नहीं होना चाहिए। पहले हम हीरे और सोने के लिए लालच कर रहे थे, अब इसके लिए लालच करेंगे, फर्क कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हम रह जाएंगे वहीं पे, वहीं मोह माया में फंसे वही रह जाएंगे, जिससे कि हमें निकलने की सही मायने में जरूरत है। लेकिन आजकल बहुत सुनाई पड़ता है कि हर आप तीसरे आदमी से बात करिए तो हमारे पास ये, हम ये कर सकते हैं, हमको ये गिफ्ट है, हमको ये दिख रहा है। तो सुन के लगने लगता है कि अरे क्या, मतलब ऑल ऑफ अ सडन कितना चेंज आ गया है कि पहले लोग एक्चुअली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते थे और अभी ऐसा हो गया है कि हमारे पास ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। जी, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बहुत बातें होने लगी हैं। जहाँ पे आप जाने लगते हैं लेखा जी, वैसे ही लोग मिलने लगते हैं। ये भी इसीलिए ऐसा लगता है, ऐसा लगने लगता है ये वास्तव में। तो ये, तो दर्शकों, हम आज इस ज्ञान से पूरी तरह से इसको एब्जॉर्ब करना है। जो कुछ भी हमको मिला है उसको समझना है, उसको जीवन में पूर्णता उतारना है। तो सुषमा जी, आप अपना एक बार नंबर हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि अगर वो आपके फोरम पे आना चाहते हैं, आपसे कैसे कनेक्ट हो, वो अपना एक बार नंबर बता दीजिए। जी, मेरा फोन नंबर है 9331840065। और हम लोग लाइट लैंग्वेज मेडिटेशन फोरम मैंने लॉन्च किया है, और इसमें हम लोग हफ्ते में 4 दिन ध्यान कराते हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। शुक्रवार को इवनिंग में हमारा ग्रुप डिस्कशन रहता है, जिसमें हम लोग कोई भी टॉपिक पे बात करते हैं जो हमारे जीवन में हमारी उन्नति के लिए हमें चाहिए, हमारी आत्म उन्नति के लिए हमें चाहिए, उन टॉपिक पे बहुत ही सरल और सीधी भाषा में। तो ये हमारी LLM पूरी हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, हम लोग साथ में मिलकर ये कार्य करते हैं। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन send me the WhatsApp. I will share the link. You can join by the link. और
You can join through Lekha ji also. तो दर्शकों, अब बहुत कुछ ज्ञान समझ में आया, समझा। उन्होंने अपना नंबर दिया है, उन्होंने अपने LLM फोरम के बारे में बताया है, उसका एक माध्यम मैं भी हूँ, आप मेरे द्वारा भी जुड़ सकते हैं उनके साथ में। तो इस ज्ञान को संभाल के रखिए। और आज आपसे एक निवेदन है सभी दर्शकों से कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, वो सुषमा जी के पर्सनल व्हाट्सएप पे मत दीजिएगा, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो व्हाट्सएप को ही देखती रहे। और जो आपके कमेंट्स होंगे उस वो हम लोग भी देखेंगे और सब लोग उसको पढ़ करके उनके साथ जुड़ने की चेष्टा करेंगे। तो आपसे ये मेरा अनुरोध है कि कृपया सब लोग ऐसे ही करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप सुषमा जी से आगे मिलना चाहते हैं तो वो बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच सुषमा जी, आज आपने हमारे इसका जो गौरव बढ़ाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।